इसराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसे 2 हफ्ते हो चुके हैं और इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में पड़ रहा है और अब इंडिया में भी धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया। एलपीजी गैस की शॉर्टेज की खबरें ऑलरेडी आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी प्रेशर फील कर रहे हैं और माना जाता है कि अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो अराउंड 20% रेस्टोरेंट्स टेम्परेरी बंद हो सकते हैं और ये नंबर आने वाले दिनों में 50% तक पहुंच सकता है। पर ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है। फिलीपींस जैसी कंट्री ऑलरेडी इमरजेंसी प्रिकॉशंस डिस्कस कर रहे हैं। कुछ जगह वर्क फ्रॉम होम और स्कूल भी बंद करने की बात हो रही है क्योंकि जब मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट ऑयल मार्केट्स पर पड़ता है। प्राइसेस सडनली बढ़ जाते हैं और शिपिंग रूट्स रिस्की हो जाते हैं और इसका असर दुनिया भर में देखने को मिलता है। और इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये एक सीरियस कंसर्न है क्योंकि इंडिया लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होती है तो क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा। उसके शॉक वेव्स तो हमें ऑलरेडी देखने को मिल सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी डिपेंडेंसी होते हुए भी क्या इंडिया क्वाइटली ईरान नहीं इजराइल की तरफ अपना झुकाव ज्यादा दिखा रहा है या इंडिया एक डेंजरस डिप्लोमेटिक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज कब तक। सो आई एम अंकित शुक्ला एंड यू आर वाचिंग सिंपली समझो। लेट्स गो फाइंड आउट। हमेशा से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसीज को लेकर न्यूट्रल रहा है क्योंकि इंडिया हेवीली डिपेंडेंट रहा है अपने इंपोर्ट्स पर एंड इट्स नीडेड आल्सो क्योंकि एनर्जी, ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इस सिस्टम को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सो कोल्ड वॉर का टाइम है और दुनिया 2 कैंप्स में डिवाइडेड है। एक तरफ अमेरिका और उसके एलाइज हैं, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। उस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी के अराउंड ऑर्गेनाइज हो रही। हर कंट्री पर प्रेशर था कि वो किसी ना किसी साइड को चूज करे, लेकिन इंडिया ने एक डिफरेंट अप्रोच चूज किया जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट भी कहते हैं। आइडिया सिंपल था, इंडिया किसी भी एक कैंप का साइड नहीं देगा, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखेगा। बेसिकली जरूरत आने पर सिचुएशन के मुताबिक वो किसी के साथ भी कॉपरेशन कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैंप्स दे सपोर्ट। सिक्योरिटी एक कंट्री के साथ, ट्रेड किसी और के साथ और डिप्लोमेसी किसी तीसरे के साथ। लेकिन आज की दुनिया कोल्ड वॉर वाली दुनिया से काफी डिफरेंट है। आज जियोपॉलिटिक्स आइडियोलॉजी से कम और सिस्टम से ज्यादा चलते हैं। एनर्जी सप्लाई चेन्स, ट्रेड रूट्स, टेक्नोलॉजी अलायंसेस, फाइनेंशियल नेटवर्क्स, माइग्रेशन सिस्टम्स सब एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है और इसी वजह से वेस्ट एशिया इंडिया के लिए एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव रीजन बन चुका है। यहाँ से इंडिया को ऑयल मिलता है, यहाँ से शिपिंग रूट्स पास होते हैं और इसी रीजन में आउटसाइड ऑफ इंडिया सबसे बड़ी इंडियन पॉपुलेशन भी रहती है। इसलिए इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन है वो इंडिया के लिए किसी दूर देश में लड़ाई नहीं है, ये एक सिस्टम लेवल चैलेंज है जो इंडिया को भी इम्पैक्ट करता है। तो हमारे लिए वेस्ट एशिया के साथ रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट अबाउट इजराइल? अगर हम इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप को देखें तो ये रिलेटिवली रीसेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया ने इजराइल को 1950 में रिकॉग्नाइज जरूर किया था, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया और इजराइल के रिलेशन काफी लिमिटेड रहे। उस वक्त इंडिया लार्जली अरब वर्ल्ड और फिलिस्तीन इशू के साथ डिप्लोमेटिक बैलेंस मेंटेन कर रहा था। लेकिन 1990s में ग्लोबल पॉलिटिक्स ड्रामेटिकली चेंज हो गई। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया और कोल्ड वॉर खत्म हो गई और अब इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीथिंक करना पड़ा। इस दौरान इंडिया और इजराइल के रिलेशन तेजी से मजबूत होने लगे थे। 1992 में इंडिया और इजराइल ने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। उसके बाद डिफेंस कॉर्पोरेशन स्टेडीली ग्रो होने लगा। इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस था। उसके पास ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी थी जो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इंडिया को भी अपनी मिलिट्री जल्द से जल्द मॉडर्नाइज करना था। 1999 के कारगिल वॉर के वक्त इजराइल ने इंडिया को इमरजेंसी मिलिट्री सप्लाईज प्रोवाइड किए। प्रेसिजन एम्युनिशन, लेजर गाइडेड बॉम्ब, सर्वेलेंस ड्रोन्स और इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। इस मोमेंट ने इंडिया इजराइल डिफेंस रिलेशनशिप को सडनली बहुत गहरा और मजबूत कर दिया। उसके बाद ग्रेजुअली डिफेंस डील्स बहुत बढ़ने लगे जिस वजह से आज इजराइल इंडिया का वन ऑफ द मेजर डिफेंस पार्टनर्स में से एक है। पर ये रिश्ता सिर्फ डिफेंस तक ही लिमिटेड नहीं रहा। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, सर्वेलेंस सिस्टम्स में भी मल्टीपल सेक्टर्स में कॉर्पोरेशन ग्रो हुआ है। मतलब अब इजराइल इंडिया के लिए सिर्फ एक डिफेंस सप्लायर नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनर बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि वेस्ट एशिया में इंडिया के इंटरेस्ट सिर्फ इजराइल तक लिमिटेड नहीं है और यहीं से इस स्टोरी का दूसरा फैक्टर शुरू होता है जिसका नाम है द ईरान फैक्टर। इंडिया ईरान को इग्नोर नहीं कर सकता।
दो मेजर रीजंस हैं इसके पीछे। पहला है एनर्जी और दूसरा है जियोग्राफी। 2000s के पीरियड में ईरान इंडिया के मेजर ऑयल सप्लायर्स में से एक था। इंडियन रिफाइनरीज ईरानियन क्रूड ऑयल के लिए ऑप्टिमाइज भी थे और ईरान कभी-कभी फ्लेक्सिबल पेमेंट अरेंजमेंट्स भी अलाउ करता था। लेकिन फिर यूएस सैंक्शंस का प्रेशर इंडिया पर भी बहुत बढ़ने लगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस इंपोज कर दी। इसका इंपैक्ट ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम पर भी पड़ा और इनडायरेक्टली इंडिया पर भी। इंडियन कंपनीज और बैंक्स के लिए ईरानियन ऑयल इंपोर्ट करना डिफिकल्ट हो गया। 2019 आते आते इंडिया ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्टॉप कर दिया था। लेकिन ईरान का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फिर भी खत्म नहीं हुआ। क्यों? जियोग्राफी की वजह से। इंडिया को सेंट्रल एशिया और यूरोप में ट्रेड करने के लिए ये रूट सबसे बेस्ट है, लेकिन पाकिस्तान लैंड रूट अलाउ ही नहीं करता। इसलिए इंडिया ने ईरान के साथ एक मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, छाबहार पोर्ट। ये पोर्ट इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट देता है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में पिक्चर देखें, गल्फ इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम का मेजर पार्ट है, इजराइल सिक्योरिटी पार्टनर है, तो ईरान जियोग्राफिक गेटवे है। और फिलहाल ईरान के हाथ में सब कुछ है। कैसे? ये मैप देखिए, ये पर्शियन गल्फ है, ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ इराक है, यहाँ कुवैत और यूएई है और यहाँ ईरान है। अब इन सब कंट्रीज का ऑयल ग्लोबल मार्केट्स तक कैसे पहुंचता है? इस छोटी सी जगह से गुजरकर, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, जिसे ईरान कंट्रोल करता है। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट्स में से एक है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का रफली 20% इस रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब दुनिया के हर 5 ऑयल बैरल में से 1 बैरल इस नैरो रूट से गुजरते हैं। और इस चोक पॉइंट की ज्योग्राफी भी काफी इंटरेस्टिंग है। स्ट्रेट कुछ जगह पर सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर वाइड है और एक्चुअल शिपिंग लेन्स उससे भी पतले हैं। इसी वजह से अगर रीजनल टेंशंस एस्केलेट हो जाएं तो ये रूट बहुत ही ज्यादा रिस्की बन जाता है। इसलिए जब भी ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच टेंशंस बढ़ते हैं, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। कभी-कभी सिर्फ स्पेकुलेशन की वजह से भी ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एनर्जी मार्केट्स अनसर्टेनिटी को अग्रेसिवली प्राइस करते हैं और इसीलिए मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स का इकोनॉमिक इंपैक्ट कभी-कभी एक्चुअल प्रॉब्लम से पहले फील होने लगता है। और इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम और भी बड़ी है। इंडिया अपने ऑयल डिमांड का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। मतलब अगर ग्लोबल ऑयल शॉक आता है तो इंडिया डायरेक्ट इंपैक्ट फील करता है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन प्रेशर क्रिएट होगा, जिसका रिपल इफेक्ट हर सेक्टर में फील होगा। सिर्फ पेट्रोल और डीजल के प्राइस में ही नहीं, इसका इंपैक्ट काफी चीजों पर भी पड़ेगा, जैसे कुकिंग गैस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सब एनर्जी सिस्टम से जुड़े हैं। अगर फ्यूल प्राइसेस सडनली बढ़ जाए तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने का मतलब होता है सप्लाई चेन ऊपर नीचे होना, और अगर ऐसा होता है तब महंगाई बढ़ती है। इसीलिए एशिया के कुछ कंट्रीज ऑलरेडी फ्यूल सिक्योरिटी प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं। एनर्जी सप्लाई चेन्स पर प्रेशर की बात हो रही है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रॉब्लम सीरियस हो गया तो एशिया सबसे पहले इसका इंपैक्ट फील करेगा और इंडिया भी उससे बच नहीं पाएगा। तो अब तक पिक्चर कुछ ऐसी है। इजराइल सिक्योरिटी पार्टनर है, ईरान जियोग्राफिक गेटवे है और गल्फ इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम का मेजर पार्ट, और इसी वजह से इंडिया को एक डेलिकेट डिप्लोमेटिक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन इस इक्वेशन में एक और मेजर पावर एंटर हो चुका है जो पूरा इक्वेशन बदलने की ताकत रखता है, और वो पावर है चाइना। 2021 में चाइना और ईरान ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। इस डील में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स और एनर्जी पार्टनरशिप्स इंक्लूडेड थे। चाइना ईरान के ऑयल का मेजर बायर बन चुका है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना मिडिल ईस्ट में मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंड कर रहा है, पोर्ट्स, रेलवेज, एनर्जी पाइपलाइंस। तो इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स का अरीना नहीं रहा, ये ग्रेजुअली ग्लोबल ट्रेड रूट्स का बैटल ग्राउंड बन चुका है। और इसीलिए इंडिया भी इसी रीजन में अपना इकोनॉमिक प्रेजेंस एक्सपांड करना चाहता है, और इसलिए इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट सपोर्ट किया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC। इस कॉरिडोर का आइडिया सिंपल है। इंडिया से गुड्स शिप होंगे गल्फ तक, गल्फ से रेल और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स के थ्रू इजराइल तक और फिर यूरोप तक। अगर ये कॉरिडोर सक्सेसफुल होता है, ये ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स रीशेप कर सकता है और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अल्टरनेटिव बन सकता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का एक बेसिक रिक्वायरमेंट और वो है रीजनल स्टेबिलिटी। अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिस्क में आ सकते हैं और इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेड विजन भी अफेक्ट हो सकता है। इसलिए तो इवन दो ईरान यूएई और सऊदी के यूएस बेसिस को अटैक कर रहा है, लेकिन फिर भी गल्फ बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा है। तो हिस्ट्री एक पैटर्न शो करती है, जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट होते हैं तो न्यूट्रल रहना इंक्रीजिंगली मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से सवाल यह है कि क्या इंडिया फ्यूचर में न्यूट्रल रह पाएगा
या जियो पॉलिटिक्स उसे इवेंचुअली एक साइड चूज करने पर मजबूर करेगी? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दिस इज अंकित शुक्ला साइनिंग ऑफ। जय हिंद।